गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 5 लेक्चर देखेंगे, 5वां लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सबसे टफ और टिपिकल जो टॉपिक है ऊजेनेसिस इवेंट्स, ऊजेनेसिस घटना, उसको हम लोग समझेंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है, तो बच्चों इस ऊजेनेसिस प्रोसेस को समझने के लिए आपको मेरे साथ पूरे अटेंशन के साथ अपने कंसंट्रेशन को यानी एकाग्रता को बनाए रखना। काफी ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको जानने के लिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। यदि आपको नीट एग्जाम या बीएचयू एग्रीकल्चर एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आपको निश्चित रूप से इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। आप देखें, जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टेज था वो प्यूबर्टी स्टेज 11 to 13 एज पर वह स्टार्ट हो रहा था। काफी स्मूथली, काफी आसानी से वह स्टार्ट और काफी इजी था। वहीं यदि हम ऊजेनेसिस इवेंट्स को देखें, घटना को देखें, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही यानी कि बिफोर बर्थ उस जो फीमेल है, फीमेल के जन्म से पहले ही ऊजेनेसिस जो घटना है वो शुरुआत हो जाती है। ऐसे समझें कि स्पर्मेटोजेनेसिस घटना नर में शुक्राणु जनन घटना वो प्यूबर्टी स्टेज जो कि 11 से 13 वर्ष की आयु है उसमें स्टार्ट होता है, शुरू होता है। वहीं मादा में अंड जनन प्रक्रिया, ऊजेनेसिस प्रक्रिया जन्म से पहले, उसके जन्म से पहले ही उसमें अंड जनन प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। देखा गया है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको नीट एग्जाम के लिए जो आके काफी इंपॉर्टेंट है, क्रैक करने के लिए ये सब पॉइंट्स जानकारी होना चाहिए। जब फीटस 6 to 8 वीक का होता है, यानी कि जो मादा फीटस होता है, जब यूटेरस में डेवलपमेंट उसका होता रहता है, तो जब वो 6 से 8 हफ्ते का उसका डेवलपमेंट हो गया रहता है, तो उसमें के जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, जर्म सेल में पिछले क्लास में बताया क्या होता है, उसमें काफी डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। तो जब वो 6 से 8 हफ्ते का ही फीटस होता है तो उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, और उसके ऐसा देखा गया कि 20 हफ्ते तक उसमें कम से कम 6 से 8 मिलियन ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है। लेकिन उसके बाद से ऊगोनिया कुछ नष्ट होते हैं और बर्थ, उस फीटस का जब जन्म होता है, गैस्टेशन पीरियड समाप्त होगा तो उसका जन्म होगा। जब जैसे ही उसका जन्म होता है उस समय तक मात्र 2 मिलियन, प्रत्येक ओवरी में 2 मिलियन ऊगोनिया बना होता है। आपका एनसीईआरटी जो मेंशन इसी पॉइंट को किया है कि बर्थ के समय, जन्म के समय प्रत्येक ओवरी में 2 मिलियन ऊगोनिया उपस्थित होता है। लेकिन इसके पहले के कहानी में बताया, इसके पहले का जो प्रोसेस है उसको मैं बताया कि ये इससे भी ज्यादा संख्या रहता है, लेकिन उसमें काफी नष्ट होते जाते हैं और बर्थ तक केवल 2 मिलियन ऊगोनिया उपस्थित होता है। ड्यूरिंग बर्थ 2 मिलियन ऊगोनिया। अब इस प्रोसेस को हमारे साथ बने रहें, आगे बढ़ते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ और कितना ऊगोनिया बना बर्थ तक। ड्यूरिंग बर्थ इसकी संख्या, इसके नंबर्स कितने होते हैं तो 2 मिलियन होता है। अब बर्थ, जब मादा जो फीटस है उसका जन्म हुआ तो 2 मिलियन है, उसके बाद से उसमें डिवीजन होता रहता है, आगे उसका डेवलपमेंट होता रहता है, और प्यूबर्टी तक यानी कि 10 से 12 साल तक के एज तक वो प्राइमरी ऊसाइट
में बहुत धीमा प्रोसेस हो जाता है बच्चों, और प्यूबर्टी तक 10 से 12 साल के एज तक वो केवल प्राइमरी oocyte में बदलता है। प्राइमरी oocyte में तक ही क्यों ये बना रहेगा, क्यों उसके आगे नहीं वो डिवीजन करता है, उसके पीछे काफी एक टिपिकल पॉइंट होता है। यही आपसे नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी oocyte, देखिए आपके अनुसार आप सोचेंगे तो जब उगोनिया बना 2 मिलियन तो ये भी बनना चाहिए 2 मिलियन, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते 2 मिलियन में से काफी जो उसका डेवलपमेंट के दौरान काफी उगोनिया जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसमें से ओनली 60 से 80 हजार 60 to 80,000 जो उगोनिया है वो प्राइमरी oocyte में बदल पाता है। उसके अलावा जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये भी जो प्राइमरी oocyte है वो म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट मतलब पकड़ लिया जाता है, उसको आगे डिवीजन होने ही नहीं दिया जाता है, बस उतने पर ही रोक कर रखा जाता है। यहीं पर इसको रोक लिया जाता है। कब? प्यूबर्टी स्टेज तक। प्यूबर्टी स्टेज तक ये रुका रहता है, और यहीं तक नहीं, आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। इसके आगे ये प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं है। प्राइमरी oocyte जो बना 60 से 80 हजार, ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको थोड़ा सा और गहराई में बताएं तो प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट के भी जो लेप्टोटीन स्टेज है उसी में ये रुका रहता है। क्लियर है बच्चों? एक बार यदि फिर से अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो रिवर्स करके एक बार सुनना। प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में ये क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आगे का जो टिपिकल पॉइंट है उसको ध्यान दें। अब ये प्यूबर्टी स्टेज तक में पहुंच गया। कहां पहुंचा? प्यूबर्टी स्टेज। ये किस स्टेज तक है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज यानी कि 10 से 12 इयर्स तक में ये प्रोसेस होता रहता है। यहां तक, ये वाला यहां पर ये रुका हुआ है लेप्टोटीन में। अब यहां से आगे क्यों नहीं ये घटना होता है? क्योंकि ये लेप्टोटीन में रुका हुआ है। अब 60 से 80 हजार जो प्राइमरी oocyte बना है बच्चों, इसमें से केवल 400 प्राइमरी oocyte आगे डेवलप कर पाता है। थोड़ा सा यहां पे इसको विस्तृत समझें कि प्राइमरी oocyte यहां से कितना बना? 60 से 80 हजार। तो इसमें से केवल 400 जो एग्स आगे चलकर विकसित होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है उसमें से काफी प्राइमरी oocyte में वो कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि वो आगे एग में वो कन्वर्ट हो पाए। अब यहां से एक जो सबसे हाईली हेल्दी होगा प्राइमरी oocyte, वो मेनस्ट्रुअल साइकिल में मेनस्ट्रुअल साइकिल में एंट्री कर पाता है। अब यहां से प्रत्येक प्राइमरी oocyte में कंपटीशन होता है कि कौन पहले मेनस्ट्रुअल साइकिल में प्रवेश करेगा। अब सपोज कि किसी गर्ल्स को 12 इयर्स में फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो इसमें से एक प्राइमरी oocyte फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक प्राइमरी oocyte आगे डेवलप किया। इसी प्रकार एक सोचिए कि 25, ऐसे ही प्रत्येक मेनस्ट्रुअल साइकिल में होगा। एक पहुंचा 25 इयर्स के एज में, एक पहुंचा 35 इयर्स के एज में। तो प्राइमरी oocyte तो इसी समय बन गए होते हैं प्यूबर्टी स्टेज तक, लेकिन प्रत्येक जैसे जैसे समय एज उस गर्ल्स का आगे बढ़ता है, उसी स्टेज से
एक एक प्राइमरी oocyte आगे के स्टेज में, आगे के मेनेस्ट्रुअल साइकिल में एंट्री करते हैं। तो प्राय यह देखा गया है कि अब सोचे कि फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट पीरियड के दौरान जो प्राइमरी oocyte मेनेस्ट्रुअल साइकिल में एंट्री करेगा वो काफी यंग होगा, काफी हेल्दी होगा, क्योंकि सभी जितने भी एक बनने वाले प्राइमरी oocyte है एक साथ बन गए हैं। अब उसमें सबका एक समय आता है, एक प्रत्येक मेनेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक प्राइमरी oocyte आगे चेंज हो पाता है। तो सोचिए कि जैसे 12 ईयर के एज में पहला जो प्राइमरी oocyte है कन्वर्ट हुआ, उसी समय का बना एक दूसरा प्राइमरी oocyte 25 साल 25 इयर्स के एज में डेवलप किया, और उसी समय का बना एक प्राइमरी oocyte आगे 35 एज के एज में वो मेनेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डेवलप हुआ। तो यहां से पता चलता है कि जो 35 इयर्स के एज में जो प्राइमरी oocyte आगे बदला है वो काफी एज्ड होगा, काफी बूढ़ा होगा, लेकिन जो शुरुआत में जो सबसे पहले आया है वो काफी हेल्दी होगा, जो प्राइमरी oocyte जो एग होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 30 साल के बाद जो फर्टिलाइजेशन क्रियाएं होती हैं, कॉगुलेशन मदर सेल जो बनते हैं वो काफी 30 इयर्स के बाद ही ये प्रोसेस होता है। यानी कि 35 इयर्स के एज में जो गर्ल्स मां बनती हैं उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आने की संभावना होती है, क्योंकि उनका जो एग सेल है वो काफी बूढ़ा हो गया रहता है, काफी पहले का वो बना हुआ, और 35 के एज में, 36 के एज में, 40 के एज में वो आ गया तो काफी पुराना हो गया है, वो कमजोर हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बात को काफी केयरफुली बच्चों समझना, क्योंकि सारे प्राइमरी oocyte एक ही समय पर तैयार हैं और उसी समय का बना एक प्राइमरी oocyte आगे विकसित हुआ 12 साल के एज में, उसी में से एक आया 25 साल के एज में, उसी में से एक आया 30 साल के एज में। तो देख रहे हैं काफी वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो कमजोर होती जाती है और कोई ना कोई रोग होने की संभावना हो जाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। पहले जमाने में ये चीज रखा जाता था कि जो 30 इयर्स के एज तक ही यदि गर्ल्स मां बनती हैं, मतलब जो मां बनने का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो अगर हो तो काफी स्वस्थ शिशु होता है। तो इस बात को समझ लें। अब आगे के प्रोसेस को देखें। ये आशा है कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में अरेस्ट कर लिया गया है लेप्टोटीन के दौरान। अब यहां से प्रत्येक जो प्राइमरी oocyte है एमसी के दौरान, मेनेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपना फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte में बदलता है। सेकेंडरी जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो अनइक्वल रूप से डिवीजन वो करता है। तो एक बना सेकेंडरी oocyte पोलर, दूसरा बनता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी आगे चलकर नष्ट भी हो जाता है या आगे डिवीजन भी कर सकता है। अब यहां भी अब एक प्रोसेस आ जाता है। सेकेंडरी oocyte जैसे ही बना अब वहीं पर वो क्रिया रुक जाती है। और ये आपको बता दें कि मेनेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ये मियोसिस फर्स्ट केवल कब कंप्लीट होता है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ओवुलेशन के जस्ट 36 से 48 यानी कि ओवुलेशन अंडोत्सर्ग से 36 से 48 घंटे ही ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ रहता है और सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ रहता है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओवुलेशन क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु मुक्त होने की क्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ओवुलेशन क्रिया के 36 से 48 घंटे पहले ही ये मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ रहता है।
तो क्या किसमें बदला, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte भी आगे डिवीजन नहीं कर पाता है, ये मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के मेटाफेज अवस्था के दूसरे मेटाफेज 2 में अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। और यही सेकेंडरी oocyte जो है इतने स्टेज पर ही बाहर ग्रेफियन फॉलिकल से मुक्त होता है, बाहर निकलता है, पूर्णतः विकसित अंडाणु मुक्त नहीं होता है। आपसे नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि ओवुलेशन के दौरान, ड्यूरिंग ओवुलेशन यानी कि ओवुलेशन के दौरान क्या मुक्त होता है। ऑप्शन दे देगा, एग सेल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम। तो क्या मुक्त होता है, तो आप ध्यान रखना, ये सेकेंडरी oocyte ही ओवुलेशन के दौरान मुक्त होता है। आपका कभी भी एग सेल या उस रूप में बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये मेटाफेज रूप में अरेस्ट कर लिया गया है। अब पिछला मैं बताया था, पिछले जो लेक्चर है, कि ये आगे घटना कब करेगा, जब स्पर्म की हम संरचना देखे थे। स्पर्म का ये जो नेक था, इस नेक में 2 सेंट्रियोल थे, ध्यान दें, इसमें 2 सेंट्रियोल थे। ये सेंट्रियोल जब सेकेंडरी oocyte में एंट्री करेगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा, तभी मेटाफेज आगे बढ़ेगा। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ये नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? मेटाफेज 2 से आगे बढ़ने के लिए स्पर्म चाहिए, क्योंकि स्पर्म में ये सेंट्रियोल है। आपको जब संरचना मैं बता रहा था तो उसमें था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये मेटाफेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। क्लियर है बच्चों? यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte के ही रूप में बाहर नष्ट हो जाता है। तो यदि ये तो मैं कुछ पॉइंट बताया आपको नीट एग्जाम के क्रैक करने के लिए, यदि एग्जाम में आए तो सिंपली आप इस डायग्राम को दर्शा देना, क्लियर हो जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको आप लिख सकते हैं कि मादा में अंडाणु बनने की घटना को oogenesis कहते हैं। oogenesis की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है तथा प्रत्येक फीटल ओवरी में 2 मिलियन ओगोनिया बनते हैं। ये कब का सिचुएशन है? बर्थ के समय का। बर्थ जब उसका जन्म होता है तो उस समय उसमें 2 मिलियन ओवरी हो, 2 मिलियन ओगोनिया उपस्थित होता है। अब ओगोनिया में डिवीजन शुरू होता है, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे आप इस लिखे हुए पॉइंट्स को समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अब ओगोनिया में डिवीजन शुरू होता है। डिवीजन कौन सा? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन तथा मियोसिस। अब ये आगे चलकर, डिवीजन तो हुआ माइटोसिस, लेकिन ये आगे चलकर मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है, जिन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी oocyte यहां पे बना हुआ है माइटोसिस के द्वारा ही, और थोड़ा सा ही आगे बढ़कर ये अरेस्ट हो गया है, और इस समय को ही हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्रत्येक प्राइमरी oocyte पर एक विशेष प्रकार की परत ग्रेनुलोसा चढ़ने के बाद यह प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। जब हम ओवरी का स्ट्रक्चर बनाए थे तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल बना था। तो ध्यान दें, प्रत्येक प्राइमरी oocyte पर एक विशेष ग्रेनुलोसा परत चढ़ने के बाद यह प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। प्यूबर्टी के समय तक केवल 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte बना रहता है। अभी आप यहां तक देखें, प्राइमरी oocyte जब अभी 60 से 80 हजार, इसी पॉइंट को यहां पे मेंशन किया गया है। प्यूबर्टी के समय तक केवल 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल
बने होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल तत्पश्चात टर्शियरी फॉलिकल में बदलता है। ओवरी वाला वो स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अभी भी वो तो फॉलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर जो ऊसाइट है वो कौन सा है? प्राइमरी ऊसाइट है। प्राइमरी ऊसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट पूर्ण होकर सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण करता है। ये वाला ये कब हुआ? अब मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। मियोसिस पूर्ण होकर सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण हुआ। यह सेकेंडरी ऊसाइट को अपने अंदर रखते हुए टर्शियरी फॉलिकल अब ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाता है। क्लियर है? ग्रेफियन फॉलिकल सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज अवस्था में पहुंचकर ओवुलेशन क्रिया हो जाती है, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज 2 में रूप में ही ओवुलेशन क्रिया होती है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। जो भी पॉइंट, जो भी जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो फिर से मैं बता दूंगा। एक बार यदि आप फिर से रिवीजन करना चाहें तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, कहीं पर कोई पॉइंट दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? थैंक यू। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, इसको आप अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से समझें। थैंक यू। अब हम लोग बच्चों जेनेसिस जो प्रोसेस देखे, अंडजनन प्रक्रिया देखे, उस पर हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, किस प्रकार हार्मोन उसको कंट्रोल करता है, उस जेनेसिस प्रोसेस को किस प्रकार वो कंट्रोल करता है, इसको हम जरा देख लें। यहां से भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम या अदर्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, जैसा कि आप देखे थे, इसके पहले भी हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को देखे थे। ठीक उसी प्रकार हम हार्मोनल कंट्रोल यानी कि अंडजनन प्रक्रिया किस प्रकार हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल किया जाता है, इसको हम लोग अब देख लें। तो सेम उसी के प्रकार, उसी के जैसा जो हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन को सिक्रिट करता है, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि 2 प्रकार के हार्मोन, उसमें भी सेम यही प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, लेकिन उसमें अलग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी 2 हार्मोन एफएसएच और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एफएसएच क्या करता है? एफएसएच जो है स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन ओवरी। यानी कि ओवरी जो आप, जैसा कि आप स्ट्रक्चर ये हम लोग पहले देखे थे कि इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्रेफियन फॉलिकल ये डेवलप होता रहता है, कार्पस ल्यूटियम, यहां से एवोल्यूशन होता है। तो एफएसएच ये ओवेरियन फॉलिकल जो है एक स्टेज से सेकंड स्टेज पे पहुंच रहा है, इसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार के ओवरी से जो ओवेरियन फॉलिकल है ये विकसित हो रहा है। जैसे जैसे ये विकसित होता जाता है, जैसे जैसे ग्रोथ करता है, इससे एक निश्चित मात्रा में ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इस फॉलिकल से एक प्रकार के हार्मोन जो कि मादा हार्मोन है ईस्ट्रोजन, इसका सिक्रीशन होता है। ये आप देखें, एरो थोड़ा सा हम बड़ा किए हैं। जो भी जिसका जैसा आकार है, इसका छोटा आकार है तो थोड़ा सा कम ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा, यानी स्त्रावण होगा। इससे कुछ ज्यादा होगा, इससे और भी ज्यादा होगा, इससे और भी ज्यादा होगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा, ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है, निगेटिव प्रभाव डालता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है एफएसएच
के अस्त्रावण पर। यानी कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती जाएगी, आगे आप देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा कम हुआ, इससे अधिक हुआ, इससे भी अधिक हुआ, इससे भी अधिक हुआ, जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा ये निगेटिव इफेक्ट डालेगा किस पर, एफएसएच पर। और ये एस्ट्रोजन जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर। यानी कि ये एस्ट्रोजन जैसे जैसे अधिक सीक्रेट होगा वो एफएसएच के सीक्रेशन को कम करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या अब करेगा, यहां पर आप देखें कि ओवेरियन फॉलिकल आगे विकसित होकर ग्रैफियन फॉलिकल में बदल गया। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगेगा ये स्टिमुलेट करेगा ओवुलेशन को, अंडोत्सर्ग को। आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ओवुलेशन को कौन कंट्रोल, ओवुलेशन को कौन स्टिमुलेट करता है, तो वो करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही ग्रैफियन इसका सिक्रेशन अधिक होगा वो अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग में क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है, जैसा कि अभी जस्ट हम पहले देखे थे, सेकेंडरी oocyte है वो ग्रैफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद यदि उसे स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर देगा तो उसका सेंट्रियोल उसके अंदर एंट्री करके मेटाफेज 2 को आगे बढ़ाता है और उसको पूर्णतः एक मैच्योर एग में कन्वर्ट करता है और वो आगे विकसित होता है। तो स्टिमुलेट ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद वो जो ग्रैफियन फॉलिकल है किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो यूटेरस है उसके एंडोमेट्रियम जो वाल है उसको डेवलप करता है, उसको विकसित करते जाता है। लेकिन यदि जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ओवुलेशन के बाद रिलीज हुआ है, यदि वो फर्टिलाइज स्पर्म से यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ, शुक्राणु से यदि निषेचित नहीं हुआ, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस हार्मोनल कंट्रोल, आप ध्यान रखें उसमें भी सेम ऐसा ही था, उसमें भी एफएसएच था, स्पर्मेटोजेनेसिस में एलएच था, ल्यूटिनाइजिंग था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां पे एंड्रोजन को करता था, यहां पर एंड्रोजन से रिलेटेड नहीं है, ये स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन से। वहां पर क्या करता था, लाइडिंग सेल, सर्टोली सेल इत्यादि वहां पर थे। तो लेकिन यहां जैसे वहां पर एफएसएच जो था सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता था और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की घटना को वो स्टिमुलेट करता था। लेकिन यहां पर एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल विकसित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन हुआ और एस्ट्रोजन निगेटिव इंपैक्ट करता है एफएसएच पर और पॉजिटिव इंपैक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर। तो ये था बच्चों हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो इसको ध्यान रखिएगा। आज हम लोग देखें इस लेक्चर में oogenesis घटना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। आपके पूरे इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड और टफ टॉपिक है तो oogenesis इवेंट्स है। इसको आप एक बार दो बार जरूर देखें और इसके एक एक पॉइंट को, भले वो आपके पेज अधिक लगे, इसकी वो आपके नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, आप इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। थैंक यू बच्चों।